हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम ब्लड कार्पेसेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम देखते हैं रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हिंदी में लिखेंगे रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि तो आइए पहले हम जान लेते हैं रक्त का थक्का कैसे जमता है। हमारे ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट होते हैं वह होती है प्लाज्मा, और जो लिक्विड पार्ट होता है वह होता है ब्लड कार्पेसेल्स। जो प्लाज्मा होती है वह लिक्विड होती है, और ब्लड कार्पेसेल्स के अंदर जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो प्लाज्मा में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जो ब्लड कार्पेसेल्स है उसमें जो प्लेटलेट्स होती है वह भी ब्लड का थक्का जमाने में अपना रोल प्ले करती है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब भी हमारे ब्लड कार्पेसेल्स है उसमें जो वेसोफिल सेल्स होती है वह हिपेरिन नामक पदार्थ का सिक्रीशन करती है जो एंटीकोगुलेंट होता है, यानी जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। यदि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का जम जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो हमारी बॉडी के अंदर बेसोफिल सेल, ब्लड कार्पेसेल्स के अंदर बेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, वह बेसोफिल सेल्स हिपेरिन नामक पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं जो ब्लड को जमने से रोकता है। और जो हमारी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, वह रक्त को थक्का जमाने के लिए उपयोगी होती है। यानी हिपेरिन और प्लाज्मा प्रोटीन दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो जब भी हिपेरिन वायु के संपर्क में आता है तो वह डेड कर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, वह इनएक्टिव होता है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वह एक्टिव हो जाती हैं। आइए देखते हैं हम पहले फर्स्ट स्टेप में। जो हमारा पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, जब भी हमारे शरीर में चोट लगती है, चोट लगी तो क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा, ब्लड बाहर निकलेगा, ब्लड जब बाहर आएगा तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा और ब्लड कार्पेसेल्स दोनों उपस्थित होंगे। ब्लड कार्पेसेल्स में जो प्लेटलेट्स होती है, यह प्लेटलेट्स जब एयर के संपर्क में आती है, एयर के संपर्क में आने के बाद यह थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन एक्टिव कर देती है। यानी यह इसके पास आई, प्रोथ्रोम्बिन के पास आई, यह इनएक्टिव फॉर्म में थी,
अब यह आके यहाँ पे एक्टिव कर देगी। इसके बाद प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन जाएगी थ्रोम्बिन प्रोटीन के पास, थ्रोम्बिन प्रोटीन के पास, थ्रोम्बिन प्रोटीन के पास। प्रोथ्रॉम्बिन पहुंची थ्रोम्बिन प्रोटीन के पास। जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होगी वह आएगी फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास जब आएगी तो यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन जाएगी फाइब्रिन प्रोटीन के पास, फाइब्रिन प्रोटीन के पास। यानी चोट लगी, ब्लड बाहर निकला, ब्लड में है प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स के अंदर प्लेटलेट्स जब भी आपके एयर के संपर्क में आई तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्रोथ्रॉम्बिन को एक्टिव करी और प्रोथ्रॉम्बिन विद द हेल्प ऑफ विटामिन के एंड कैल्शियम आयन, विटामिन के एंड कैल्शियम आयन, प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ विटामिन के एंड कैल्शियम आयन, यानी विटामिन के और कैल्शियम आयन की सहायता से यह थ्रोम्बिन प्रोटीन को एक्टिव करती है। थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन के पास आती है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को एक्टिव करती है। इसके बाद फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन प्रोटीन के पास जाती है और यह फाइब्रिन प्रोटीन जहां पे ब्लड निकल रहा है वहां पे इस प्रकार से जालीनुमा संरचना बना देती है। जब इस प्रकार से जालीनुमा संरचना बन जाती है तो जो ब्लड कार्पसेल्स और प्लाज्मा बाहर निकल रहा था वह यहाँ पे धीरे ऊपर यहाँ जालीनुमा फाइब्रिन प्रोटीन जालीनुमा संरचना बनाई और वह आके धीरे धीरे इसी में फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो यह पपड़ी जैसी जम जाती है। ऊपर से ब्लड जो होता है, देखिए जब ब्लड सूखता है तो वह पपड़ी बन जाता है, तो वह उसको पपड़ी बना देती है। और यह जो इसके बाद यह रक्त का थक्का जम गया, यानी यह पपड़ी जैसी बन जाती है, तो इसके बाद यह रक्त का थक्का बन गया है। अब यह रक्त का थक्का बनने की जो क्रिया है वो कैस्केडिंग कहलाती है। कैस्केडिंग, रक्त का थक्का बनने की क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी जब ब्लड का थक्का जम गया, अब ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और वह क्रिया वहीं ब्लड का बाहर आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वह सूख जाएगी और अंदर से नए स्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद वह ऊपर की पपड़ी अपने आप ही धीरे धीरे छोड़ देगी। ब्लड की जमने की क्रिया कैस्केडिंग कहलाएगी। जो एंटीकोआगुलेंट एजेंट यानी प्रतिस्कंदन पदार्थ है वह हिपैरिन होता है और जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? विटामिन के एलिमेंट या धातु जो है वह है कैल्शियम। ब्लड कार्पेसेल्स में ब्लड कार्पेसल
कार्पसल यानी रुधिराणु, वह है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। इसके अलावा जो प्रोटीन है, वह प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन यह मुख्य प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन सबसे मेन होती है। बस आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।